Hello everyone, I'm Devanshi. I'm a second year medical student and today I'm going to teach you guys about hyperproliferative anemias. So let's begin. तो हमने लास्ट क्लास में बेसिक पढ़ा था कि एनीमिया एक्चुअली होता क्या है और फिर बाद में मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दी थी एनीमिया की मैंने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन बता दी थी कि ब्लड लॉस एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया एंड हाइपरप्रोलिफरेटिव एनीमियाज. सो अब हम हाइपरप्रोलिफरेटिव एनीमियाज डिटेल में पढ़ते हैं. सो लेट्स बिगिन. So, hyperproliferative anemias. Hyperproliferative anemias में first of all हम पढ़ते हैं that one is the aplastic anemia. So the aplastic anemia इसके causes अगर हम देखते हैं तो aplastic anemia का पहला cause यही होता है कि इसमें क्या होता है कि जो बोन मैरो जो तुम्हारी एक्चुअली में जैसे बोन मैरो काम करती है ना वैसे काम नहीं करती है. उसका जो काम होता है वो अपना जो फंक्शन जो जाता है उसका लॉस्ट हो जाता है. सो क्या हो जाता है लैक ऑफ फंक्शन ऑफ बोन मैरो हो जाता है. तो लैक ऑफ फंक्शन ऑफ बोन मैरो इसके अंदर हो जाता है. नाउ अगर हम इसको बात करते हैं तो जो एप्लास्टिक एनीमिया के दो कॉजेज होते हैं. फर्स्ट वन इज द इनहेरिटेड कॉज, सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड कॉज. तो जो तुम्हारा इनहेरिटेड कॉज जो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज होता है ऑफ द एप्लास्टिक एनीमिया इज़ द फैंकोनीज एनीमिया. फैंकोनीज एनीमिया जो होता है इसके अंदर पैनसाइटोपिनिया होता है. अब जब तुम पढ़ोगे ना बाद में जाके एप्लास्टिक एनीमिया इसका मेन क्लिनिकल फीचर ही पैनसाइटोपिनिया होता है. नाउ अगर तुम एक्वायर्ड कॉज की बात करते हो तो एक्वायर्ड कॉज में पहला आता है ड्रग्स, दूसरा तो रेडिएशंस. कुछ वायरसेस जो जाते हैं वो एप्लास्टिक एनीमिया कॉज कर देते हैं और कुछ बोन मैरो सेपरेशन वाला जो कुछ बोन मैरो अगर सेप्रेस हो जाती है तो ऑफ कोर्स ये बात एप्लास्टिक एनीमिया क्योंकि लैक ऑफ फंक्शन ऑफ बोन मैरो ही तो तुम्हारा एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है ना. अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो ये होता है कि जब बोन मैरो सेप्रेस हो जाती है तो ऑफ कोर्स ही बात है कि तुम्हारा आरबीसीज अच्छी तरह नहीं बनेंगी और जब आरबीसीज अच्छी तरह नहीं बनेंगी और टीएलसी कम हो जाता है और प्लेटलेट्स कम बनती हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है पैनसाइटोपिनिया. नाउ सेकंड ये है कि एक चीज़ तुम याद रख लो कि एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर स्प्लीनोमेगाली इज एब्सेंट. कभी नहीं होती है स्प्लीनोमेगाली. स्प्लीनोमेगाली तुम्हें देखने को मिलती है इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B12 डेफिशिएंसी वाला. नाउ नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. अब ये जो जाता है एक नॉर्मोसिटिक ये जो जाता है ये होता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया अलॉन्ग विद पैनसाइटोपिनिया. तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया नॉर्मोसिटिक मतलब कि जो सेल्स जो आती हैं वो नॉर्मल साइज़ की होती हैं. नॉर्मोक्रोमिक मतलब उनका जो सेल का जो कलर जो होता है वो एकदम सही होता है और पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है जो तुम्हें बता चुके से क्लिनिकल फीचर होता है ना. हम बाद में आगे पढ़ते हैं. इसके बाद में इसकी लैब डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं. तो क्या होता है कि जब बोन मैरो एक टेस्ट होता है इसका बोन मैरो बायोप्सी का जो तुम पैथोलॉजी में पढ़ोगे कि जब बोन मैरो बायोप्सी कराओगे तो एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट के अंदर तो तुम्हें इसके अंदर सेलुलैरिटी लेवल क्या होता है कम मिलता है. सेलुलैरिटी लेवल कम मिलता है वेयर एज जो इसमें फैट कंटेंट जो होता है वो तुम्हें ज़्यादा मिलता है. ठीक है. नाउ अगर करेक्टेड रेटिक काउंट देखते हो 1% से कम होता है बल्कि जो नॉर्मल रेटिक काउंट जो जाता है वो 1 to 2% होना चाहिए. नाउ प्लेटलेट काउंट जो जाता है वो 20,000 से कम प्लेटलेट्स होती है इसके अंदर. नाउ ट्रीटमेंट. अब ट्रीटमेंट ये है क्योंकि स्टेम सेल ही बर्बाद है तो ऑफ कोर्स ये बात स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ही कराएंगे ना. तो इसकी ट्रीटमेंट है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. नाम प्योर रेड सेल एप्लेजिया. प्योर रेड सेल एप्लेजिया के अंदर एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स होते हैं उनका लेवल क्या हो जाता है कम हो जाता है. हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है एंड रेटिक काउंट कम हो जाता है. 3 फीचर्स देखने को मिलते हैं तुम्हें प्योर रेड सेल एप्लेजिया में. फर्स्ट फीचर क्या होता है कि एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स का लेवल कम, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है एंड रेटिक काउंट का लेवल कम हो जाता है. दैट इज अ प्योर रेड सेल एप्लेजिया. नाउ माइलोफ्थिसिक एनीमिया. अब माइलोफ्थिसिक एनीमिया क्या होता है कि जो माइलोफ्थिसिक एनीमिया में क्या होता है कि जो बोन मैरो के अंदर जैसे ये बोन मैरो है जैसे अगर तुम कोई भी चीज़ मान लो जैसे ये बोन मैरो है तो इसके अंदर बहुत सारे से लीजन्स वगैरह होते हैं और इसी लीजन्स के अंदर नॉर्मल सेल्स होंगी लेकिन इन केसेस में इस लीजन्स जो जाते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय द मेटास्टैटिक कैंसर. यहीं पे मेटास्टैटिक कैंसर जो जाता है डेवलप हो जाता है. तो जब ये ऐसा हो जाएगा
तो इससे जो एनीमिया डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए माइलोफ्थिसिक एनीमिया। नाउ अगर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी एनीमिया जो जाता है दो तरह का होता है, एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड वाज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नाउ एक और तरीका का डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है कि जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया कॉज होता है, जैसे क्वाशियोरकर के अंदर तुम जो एनीमिया देखते हो, और फिर आता है एक आता है आयरन डेफिशिएंसी, थर्ड वन इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से, एंड थर्ड वन इज पर्नीशियस एनीमिया। नाउ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में पहले चीज़ हम ये पढ़ते हैं कि B12 एग्जैक्टली क्या है। इसको हम बोलते हैं सियानोकोबालामीन। इसका नेम क्या होता है साइंटिफिक, दैट इज अ सियानोकोबालामीन। नाउ अब हम ये देखते हैं कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट। अब B12 की जो वाइटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट इज़ 2 to 3 पिकोग्राम। 2 to 3 पिकोग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं कि B12 जो वाइटामिन B12 जो जाता है वो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो क्या होता है कि जब हमारे स्टमक में, जब हमने डाइट में B12 आया, B12 डाइट से लिया हमने, तो हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब करा, तो जो हमने माउथ से लिया वाइटामिन B12 ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टमक में। जब ये यहाँ से हमारे स्टमक में पहुँचा तो स्टमक में क्या होता है कि यहाँ पर स्टमक में यहाँ पर हैप्टोकोरिन होता है। क्या होता है, हैप्टोकोरिन होता है, एंड इस हैप्टोकोरिन से हमारा वाइटामिन B12 क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है स्टमक के अंदर। हैप्टोकोरिन के साथ क्या बाइंड करा, हमारा वाइटामिन B12। तो वाइटामिन B12 हमारा हैप्टोकोरिन से बाइंड करा स्टमक के अंदर। बाद में क्या होता है कि जब ये हमारे ड्यूडेनम में पहुंचता है, यही कॉम्प्लेक्स मतलब हैप्टोकोरिन और वाइटामिन B12 वाला जो कॉम्प्लेक्स जो हो जाता है, जब ये ड्यूडेनम में पहुंचता है तो यहाँ पर पैंक्रेटिक प्रोटिएसेस इसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर आया और इसके ऊपर एक्ट करा क्या, पैंक्रेटिक प्रोटिएसेस इसके ऊपर एक्ट करा। अब यहीं से पैंक्रेटिक प्रोटिएसेस जो हो जाता है इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है। जब ये टूट जाता है तो तुम्हें वाइटामिन B12 जो जाता है वो फ्री हो जाता है ड्यूडेनम के अंदर, और यहीं पे ये वाइटामिन B12 जो जाता है ये फिर से कंबाइन करता है, लेकिन हैप्टोकोरिन के साथ नहीं बल्कि इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जब वाइटामिन B12 कंबाइन करता है तो, और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आता है, फ्रॉम दी पैंक्रेटिक सेल्स ऑफ द स्टमक। तो ये इससे कंबाइन करता है। जब ये इससे कंबाइन कर जाता है तो जब ये दोनों जाएगा टर्मिनल इलियम में, तो टर्मिनल इलियम में जाके ये जो वाइटामिन B12 जो जाता है, ये दोनों मतलब वाइटामिन B12 एज वेल एज इंट्रिंसिक फैक्टर, ये दोनों के दोनों जो जाता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है इन द टर्मिनल इलियम बाय क्यूबुलिन रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स, क्यूबुलिन रिसेप्टर्स के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स जो जाता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है इन द टर्मिनल इलियम। नाउ दिस वाइटामिन B12 ये जो जाता है ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ट्रांसकोबालामीन। अब बाद में क्यूबुलिन रिसेप्टर्स के थ्रू तो ये तो एब्जॉर्ब हो गया, अब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है इसकी बाय ट्रांसकोबालामीन, इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और वहाँ से ये चला जाता है लिवर के अंदर। नाउ अगर हम देखते हैं तो ये था तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ वाइटामिन B12 एब्जॉर्प्शन एंड उसका ट्रांसपोर्ट वो कैसे होता है। नाउ अगर हम बात करते हैं, अब ये तो था वाइटामिन B12 का मैकेनिज्म। नाउ अगर देखते हैं कि वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी मतलब वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी कैसे होती है, इसके कॉजेज़ के हम देखते हैं। तो पहला कॉज तो ये हो जाता है कि अगर इनटेक ही कम है, डाइट में वाइटामिन B12 का इनटेक कम है। अब किन किन केसेस में डाइट का वो कम हो सकता है, पॉवर्टी के केसेस में हो सकता है। सेकेंड वन इज वेजिटेरियन डाइट। तुम देखते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुम्हारे क्लिनिकली पेशेंट आता है, वो तो तुम यही पूछो बोल रहा है कि वो वेजिटेरियन है, तो तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि B12 डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हुआ है उसको। नाउ दूसरी बात ये कि अगर डिमांड तुम्हारी बॉडी को उस टाइम पे उस फेज़ में B12 कुछ ज़्यादा ही चाहिए और तुम्हारी डाइट से तुम्हें उतना नहीं मिल रहा, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब किन किन केसेस में डिमांड ज़्यादा चाहिए होती है, पहला तो तुम्हारा प्यूबर्टी के केसेस में चाहिए होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे चाहिए होती है, एंड लैक्टेशन के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है डिमांड ऑफ वाइटामिन B12। फिर आता है तीसरा तरह से इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन।
तो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन जो जाता है वो तुम्हारे किस किस की वजह, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन मतलब तुम्हारा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में क्या है, दिक्कत है। तो ये 4 चीज़ों की वजह से हो सकता है। पहला तो आता है कि कोई मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, मतलब कि उसमें चाहे कुछ भी करो वो चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही ढंग से, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है उसको, ठीक है। सेकेंड वन इज अ पार्शियल गैस्ट्रिक्टमी। पार्शियल गैस्ट्रिक्टमी में ये चीज़ है कि अगर तुम्हारा स्टमक का वो पोर्शन निकल गया जिसमें पैंक्रेटिक सेल्स हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जब पैंक्रेटिक सेल्स का वो वाला पोर्शन, मतलब पैंक्रेटिक सेल्स का मतलब कुछ गैस्ट्रिक्टमी मतलब स्टमक का वाला पार्ट निकल जाना, तो अगर तुम्हारा ये वाला पार्ट निकल गया तो इन केसेस में इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा। जब इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ बाइंड नहीं करेगा और फिर बाद में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो पाएगा जो एक्चुअली हेल्प करता है एब्जॉर्ब होने में ऑफ विटामिन B12 बाय द क्यूब्युलिन रिसेप्टर्स, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था। थर्ड वन इज द पैंक्रियाटिक कोई डिजीज हो जाती है। पैंक्रियाटिक डिजीज के केसेस में अगर पैंक्रियाटिक डिजीज है तो ऑफकोर्स ये बात है तुम्हारा क्या नहीं निकलेगा, तुम्हारा पैंक्रियाटिक प्रोटिएसिस नहीं निकलेगा। तो जब ये नहीं निकलेगा तो तुम्हारा हैप्टोकोरिन और विटामिन B12 बाउंड फॉर्म में रह जाएगा, वो सेपरेट हो ही नहीं पाएगा विटामिन B12 फ्रॉम हैप्टोकोरिन, जिसकी तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा, इलियल रिसेक्शन। अब इलियम में क्या प्रेजेंट था, तुमने ये देखा था कि जो टर्मिनल इलियम वाला पोर्शन होता है वहाँ पर तुमने देखा था क्यूब्युलिन रिसेप्टर प्रेजेंट था ना वहाँ पे टर्मिनल इलियम में। तो जब इलियल रिसेक्शन मतलब इलियम को अगर निकाल दिया है, रिसेक्ट कर लिया है उसको, तो ऑफकोर्स ये बात है क्यूब्युलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और जब क्यूब्युलिन रिसेप्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो तुम्हारा विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर वाला कॉम्प्लेक्स कहाँ अब्जॉर्ब होगा। नाउ अब देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमन वर्म जो तुम्हारा B12 डेफिशिएंसी कॉज करती है, दैट इज अ डाइफाइलोबोस्ट्रम लैटम, तो तुम्हारा जो तुम पैथोलॉजी में बाद में पढ़ोगे ना। क्लिनिकल फीचर्स पसंद आएगा, तुमने देखा क्लिनिकली पेशेंट आया, तुमने देखा उसमें तुमने पार्लर देखा, ठीक है। सेकेंड थिंग, बहुत ज़्यादा थका सा है, फटीक। थर्ड थिंग, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, है ना। अब इन्फेक्शंस का इस वजह से क्योंकि इसमें टीएलसी का लेवल क्या था, टीएलसी का लेवल कम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और तुम्हारा हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाने की वजह से तुम्हें फटीग देखने को मिल रहा है। और इसमें तुम्हें मैंने बताया था जब तुम्हें एप्लास्टिक एनीमिया पढ़ाया था कि एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर स्प्लीनोमेगाली इज एब्सेंट, लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में स्प्लीनोमेगाली जो जाती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ पर्सन अगर स्प्लीनोमेगाली प्रेजेंट है और जॉन्डिस का होने के चांसेस है। अब स्प्लीनोमेगाली इस वजह से भी है क्योंकि वो स्प्लीन जो है तो डाइजेस्ट कर पा रहा है आरबीसीज को, क्योंकि इनएफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस होने की। अब इनएफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस क्यों हो रहा है, इनएफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस होने का ये मतलब है कि इसका ये है, पहली बात तो ये कि जब तुम्हारा यूरिडल मोनोफॉस्फेट मतलब तुम्हारा यूडीपी यूरिडल मोनोफॉस्फेट जो तुम्हारा कन्वर्ट होता है ना यूएमपी इनटू थायमिडल मोनोफॉस्फेट में, जब तुम्हारा ये कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर तुम्हें क्या चाहिए होता है, विटामिन B12। जब तुम्हारा ये कन्वर्जन होता है तो इसके अंदर तुम्हें क्या चाहिए होता है, विटामिन B12। तो जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो थायमीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और थायमीन सिंथेसिस कम हो जाएगा तो डीएनए बनने में दिक्कत हो जाएगी। जब डीएनए बनने में दिक्कत हो जाएगी तो जो प्रिकर्सर्स जो होते हैं, जो सेल्स जो बनेंगी वो ढंग से नहीं बनेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पैनसाइटोपिनिया मतलब कोई भी सेल ढंग से नहीं बन रही है तो पैनसाइटोपिनिया हो गया ना। तो पैनसाइटोपिनिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ये चीज़ याद रखना। और तुम्हें ये बताया था कि डीएनए सिंथेसिस में दिक्कत है, उसकी जेनेटिकली दिक्कत आ रही है। जब जेनेटिकली दिक्कत आ रही है तो ऑफकोर्स ये बात है कि तुम्हारी जो आरबीसीज है वो अच्छी तरह फॉर्म नहीं हो रही हैं, तो अब ये जो हो जाता है डाइजेस्ट हो जाएंगी स्प्लीन से, जिसकी वजह से जैसे क्या हो जाएगा, स्प्लीनोमेगाली। जब डाइजेस्ट हो रही है तो जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा वो जब आरबीसीज टूटती है तो तुम्हारे बिलीरुबिन पिगमेंट्स बनते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा।
नाउ अब न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस इस वजह से देखने को मिलते हैं, इसका रीज़न ये है कि जब तुम्हारा, अब ये चीज़ तुम पढ़ोगे बीकेम में, क्या होता है कि जब मिथाइल, ये एक जो तुम वाइटामिन्स पढ़ोगे ना तो तुम्हें बताया जाता है कि मिथाइल मैलोनिल कोए जो होता है ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाल कोए में, और इसमें चाहिए होता है विटामिन B12। जब विटामिन B12 की कमी होती है, डेफिशिएंसी है, तो मिथाइल मैलोनिल कोए सक्सिनल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब ये कन्वर्जन नहीं होता, अब सक्सिनल कोए जो होता है वो माइलिन शीट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो जब माइलिन शीट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, जब इसमें इसका कन्वर्जन नहीं हो रहा तो सक्सिनल कोएंजाइम का क्या हो जाएगा, लेवल कम। जब इसका लेवल कम हो जाएगा तो माइलिन शीट में दिक्कत आएगी। अब जब इसमें दिक्कत है तो ऑफकोर्स ये बताए न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ही होंगे, क्योंकि इसकी कमी और ये कॉन्स्टेंट होता है माइलिन शीट का, तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ही होंगे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। नाउ लैब डायग्नोसिस, मैंने तुम्हें क्या बताया था, लैब डायग्नोसिस में क्या मिलता है, पैनसाइटोपिनिया। और तुम देखोगे पर्सन आया, उसका MCV बढ़ा हुआ है, इसका MCH बढ़ा हुआ है, लेकिन उसका MCHC नॉर्मल है। अब इसका रीज़न कि तुम्हारा MCHC जो जाता है, इसका फॉर्मूला ये था कि MCHC इज इक्वल टू MCH बाय MCV। तो जब ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है ना ये नॉर्मल होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है ना। ट्रीटमेंट की बात करते हो तो विटामिन B12 इसके अंदर ओरल दिया जाता है, और जब तुम ओरल देते हो ना पेशेंट को, तो तुम उसको देखने के लिए कि हाँ कि उसका विटामिन B12 नॉर्मल आ रहा है, तो हम उसके अंदर देखते हैं रेटिक काउंट देखते हैं। रेटिक काउंट अगर बढ़ रहा है तो क्या है, उसका विटामिन B12 डेफिशिएंसी सही हो रही है। अब हम लास्ट पढ़ते हैं, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिजीज है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और ये जो होता है मोस्ट कॉमन एनीमिया जो होता है ना इंडिया के अंदर, वो तुम्हारा होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाउ नॉर्मल डाइट में जो आयरन होता है, आयरन लेवल्स कितने होते हैं, 10 to 20 मिलीग्राम हम लेते हैं पर डे आयरन। नाउ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो जाता है आयरन का, दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो जाता है दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ अब देखते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तुम बीकेम में पढ़ोगे, ये चीज़ तुम्हें बाद तक काम आएगी, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखना कि फूड में हम जो फूड लेते हैं ना उसके अंदर हमें आयरन फेरिक फॉर्म में मिलता है, लेकिन जब ये हमारा जब आया अंदर तो ड्यूडेनम की वहीं पे ही एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी एंजाइम। ये ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी एंजाइम ये जो एंजाइम होता है ये तुम्हारे फेरिक आयन को फेरस फॉर्म में चेंज करता है। अब ये क्यों करना पड़ता है, ये इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि जो ड्यूडेनल एंटेरोसाइट, अब ये जो तुम सेल देख रहे हो ना, दिस वन इज द ड्यूडेनल एंटेरोसाइट। अब ड्यूडेनल एंटेरोसाइट के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन होना है, लेकिन आयरन एब्जॉर्ब फेरिक फॉर्म में नहीं होता, फेरस फॉर्म में होता है। अब फेरस फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूडेनल एंटेरोसाइट पे एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको कहा जाता है डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। एंड दिस डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, नाम से पता चलो डाइवेलेंट, ये तुम्हारा ट्राइवेलेंट को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऑफकोर्स डाइवेलेंट को एक्सेप्ट करेगा तभी कन्वर्जन होता है फेरिक का फेरस फॉर्म में। तो जब फेरस फॉर्म DMT1 से ट्रांसपोर्ट होता है तो ये जो जाता है ये एंटर करे तुम्हारे किसके अंदर, ड्यूडेनल एंटेरोसाइट में। कुछ फेरस फॉर्म जो जाता है वो म्यूकोजल फेरेटिन की फॉर्म में ये लॉस हो जाता है बाय द ड्यूडेनल एंटेरोसाइट बाय शेडिंग, लॉस हो जाता है बाय शेडिंग, दिख रहा है ना, लॉस बाय शेडिंग बाय द ड्यूडेनल एंटेरोसाइट। और कुछ जो होता है आयरन का लेवल ये यहाँ से फेरोपोर्टीन के थ्रू जो जाता है फेरस फॉर्म जो जाता है वो बाहर चला जाता है। यहाँ पर ये जो जाता है ये उसके अंदर आता है, ब्लड वेसल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर फेरोपोर्टीन जो जाता है इधर आ गया ना, फेरोपोर्टीन जो जाता है वो एक्चुअली हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में फ्रॉम द ड्यूडेनल एंटेरोसाइट टू द वेसल वॉल, यहाँ वेसल के अंदर आने देता है। नाउ दिस Fe2+
Fe3+ में कन्वर्ट होता है बाय द हेफेस्टीन। हेफेस्टीन जो जाता है वो एक एंजाइम होता है जो एक्चुअली फेरस फॉर्म को फेरिक फॉर्म में चेंज करता है। एंड दिस फेरिक फॉर्म जो जाता है ये तुम्हारा ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करता है। एंड दिस ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करने के बाद ये जाता है तुम्हारे कहाँ पे, लिवर के अंदर और बोन मैरो के अंदर। और यहाँ पर लिवर और बोन मैरो के अंदर ये जो मैक्रोफेजेस जो होती है, जो लिवर और बोन मैरो के अंदर मैक्रोफेजेस के अंदर स्टोर हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ फेरेटिन एंड हीमोसिड्रीन। तो स्टोरेज फॉर्म कौन सी होती है, फेरेटिन एंड हीमोसिड्रीन जो जाती है इट्स स्टोरेज फॉर्म। लिवर और बोन मैरो के अंदर कौन सी स्टोरेज फॉर्म होती है, फेरेटिन एंड हीमोसिड्रीन। नाउ कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की पहला कॉज है डिक्रीज इनटेक। तुम डाइट से आयरन लेवल, तुम्हें आयरन उतना नहीं मिल रहा जितना तुम्हें लेना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा जैसे डिमांड एब्जॉर्प्शन, जिस फेज़ में अभी तुम्हारी बॉडी है उस फेज़ में तुम्हारा इसका डिमांड क्या है, एब्जॉर्प्शन डिमांड, तुम्हें ज़्यादा चाहिए वो आयरन अभी और तुम्हें उतना नहीं मिल रहा, तो क्या आ जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तीसरा आता है इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। अब इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन जो तुम्हें ये है कि अब अगर तुम्हारी डाइट में आयरन लेवल है नॉर्मल, लेकिन तुम्हारी बॉडी में ही कोई दिक्कत है कि जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो होता है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। चौथी बात ये क्रॉनिक ब्लड लॉस। क्रॉनिक ब्लड लॉस में क्या होता है कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। जीआई ब्लड लॉस के बारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड लॉस के थ्रू जब तुम्हारा जीआई ब्लड लॉस हो जाएगा तो ऑफकोर्स ही बात है कि तुम्हारा क्या हो जाएगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। नाउ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है एक वर्म होती है जो मोस्ट कॉमन वर्म है जो एक्चुअली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करती है। ये तुमने पढ़ा होगा नीट के टाइम पे, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। ये जो जाती है ये कॉज करती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको तुम क्या कहते हो, हुक वर्म। नाउ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट आया, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। तो पहला आता है पालर। जो तुम्हारा पेशेंट आया, तुमने उसको चेक करा, उसको पालर है। दूसरी बात ये थका है, फटीग। तीसरी बात है डिस्पनिया। डिस्पनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तुम्हें ये बताया था कि जब एनीमिया में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है ना। चौथा ये पाल्पिटेशंस। अब पाल्पिटेशंस, हार्ट पाल्पिटेशंस का ये मतलब है कि जब तुम्हारा एनीमिया है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, माइक्रोसाइटिक में हीमोग्लोबिन का लेवल हद कम है, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना कि उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो जाए। तो जब हार्ट को हद से ज़्यादा पंप करना पड़ेगा तो हार्ट पाल्पिटेशंस देखने को मिलती हैं। इसके अंदर सीवियस एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी, जब जितना ज़्यादा पंप करेगा उतनी ज़्यादा हार्ट पे दिक्कत आएगी ना। और फिर कॉइलेनाइकिया जो तो स्पून शेप नेल्स देखने को मिलता है। पाई का क्या होता है, अनएडिबल थिंग्स का इंजेक्शन होना बाय चिल्ड्रन, जैसे मिट्टी वगैरह खाना उससे। नाउ लैब डायग्नोसिस में हीमोग्लोबिन कम होता है पेशेंट का, उसका MCH और MCV दोनों ही कम होता है। MCV MCH दोनों कम होता है और MCHC भी कम होता है। अब TLC इसके अंदर नॉर्मल होता है, प्लेटलेट नॉर्मल या फिर इंक्रीज होती है। ट्रीटमेंट क्या है, इसके अंदर आयरन थेरेपी दी जाती है और आयरन थेरेपी दो, और जब तुम आयरन थेरेपी दे रहे हो तो उससे मॉनिटर करना कि एक्चुअली तुम्हारा पेशेंट सही हो रहा है, तो उसके लिए हम रेटिक काउंट देखते हैं। अब एक और चीज़ ये है कि जब तुम देखा कि जो सीवियर केस मतलब जितने ज़्यादा वो होता रहता है, सीवियर केसेस में तुम्हें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है उसमें तुम्हें एट्रोफिक ग्लोसाइटिस देखने को मिलता है। क्या, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। अब इस एट्रोफिक ग्लोसाइटिस का मतलब क्या है कि तुम्हारा ग्लॉसी टंग हो जाना। अब ये जो जाता है ये तुम्हारा प्लमर विंसन सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। अब दिस प्लमर विंसन सिंड्रोम जो जाता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और तुम्हें वो प्लमर विंसन सिंड्रोम में देखने को मिलता है एट्रोफिक ग्लोसाइटिस और ईसोफेजियल वेब्स भी देखने को मिलता है इन द प्लमर विंसन सिंड्रोम अलॉन्ग विद द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।